नमस्कार, मैं हूं कुनाक बजाज और आप देख रहे हैं द ओपिनियन। आज 5 अगस्त है और इसी दिन 2019 में कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया। धारा 370 को हटाना किसी के लिए ऐतिहासिक था तो किसी के लिए काला दिन। लेकिन उस धारा को हटाने से एक दिन पहले कश्मीर में सैनिकों की मौजूदगी बढ़ा दी गई, कश्मीर में लोगों के मोबाइल फोन बंद कर दिए गए, कर्फ्यू लगा दिया गया और फिर संसद में संविधान की अस्थायी धारा 370 को हटाने के लिए बिल लाया गया। इसके पीछे दलील थी कि इसको हटाने से भ्रष्टाचार खत्म होगा, कश्मीर में जो विकास रुका हुआ था सालों से वो विकास आगे बढ़ेगा, साथ ही में वहां पे टेररिज्म कम होगा, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं वो कम होगा, मिलिटेंसी में जो वहां के यूथ ज्वाइन कर लेते हैं, अलग अलग गुटों में जुड़ जाते हैं और उसके बाद पत्थरबाजी करते हैं और इस प्रकार की सरकार के विरोध में जो गतिविधियां होती है उन गतिविधियों पर रोक लगेगी। तो इस दलील के साथ धारा 370 को हटाया गया था और इसको हटाते ही उसके बाद एक वैली में एक लंबा लॉकडाउन लगा दिया गया। फिर वो लॉकडाउन कुछ समय बाद खुला, लोगों को थोड़ी ढील मिली, करीबन 80 दिन बाद लोगों को मोबाइल फोन चलाने का मौका मिला था। वहां पे नेट सर्विस रिस्टोर हुई थी, लेकिन 4G या 3G नहीं 2G, जो आज शायद हिंदुस्तान के कई गाँव में चलती है, जहाँ पे पूरी तरीके से नेटवर्क नहीं आते, वहाँ 2G चलाते हैं लोग। तो आज तक अभी तक इस समय तक कश्मीर में लोग 2G सर्विस को इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर जब अब हम आगे बढ़ने का सोच के धारा 370 को हटाया गया था, लेकिन आज जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो अभी एहसास होता है कि क्या शायद हम वहीं खड़े हैं। ऐसा सवाल हम खुद से पूछते हैं, ऐसा क्यों? 3 तारीख को सरकार ने एक नोटिस जारी करा। उस नोटिस के आने के बाद वैली में फिर कर्फ्यू लग गया और वो कर्फ्यू था 4 और 5 तारीख के लिए। सरकार ने बताया कि ऐसी संभावनाएं हैं कि पाकिस्तान ऐसी कुछ गतिविधि करे, वैली में कुछ टेररिज्म टाइप का कुछ इंसिडेंट करने की कोशिश करे। इस चक्कर में वहां पे फिर से लॉकडाउन 2 दिन के लगा दिया गया। तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या 1 साल बाद हम लोगों के मन में विश्वास नहीं जगा पाए हैं? क्या जिस कनेक्शन की हमने बात करी थी, क्या उस तरीके से हम कश्मीर के लोगों से हमारी सरकार जुड़ नहीं पाई है 1 साल पूरा होने के बाद भी? तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कश्मीर में क्या हालात सुधरे हैं और किन चीजों के हालात बिगड़े हैं। शुरुआत करेंगे बिजनेसेस या जॉब से। तो वहां की KCCI, कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के हिसाब से पिछले 1 साल में यानी कि 5 अगस्त 2019 से लेकर 5 अगस्त 2020 तक करीबन 40,000 करोड़ का झटका लगा है वहां की अर्थव्यवस्था को। और अगर ऐसे देखा जाए तो मार्च के बाद से तो पूरे देश में ही लॉकडाउन था, पूरे देश की अर्थव्यवस्था खराब हुई। लेकिन अगर दिसंबर तक की ही बात करें, 2019 दिसंबर तक की ही बात करें, तो करीबन 15 से 17,000 करोड़ का झटका लगा था कश्मीर की इंडस्ट्रीज को। मेन इंडस्ट्रीज जिन पे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ वो थी फूड इंडस्ट्री, कारपेट इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्री और ई-कॉमर्स इंडस्ट्री। तो मेन जो वहां पे ऑर्डर आते हैं वो दिसंबर और नवंबर में आते हैं, जो कारपेट के ऑर्डर आते हैं और ई-कॉमर्स के थ्रू जो ऑर्डर्स आते हैं, हैंडीक्राफ्ट के जो ऑर्डर आते हैं वो ऑर्डर आते हैं नेट के थ्रू। अब वहां की नेट की सर्विस बहुत ज़्यादा लेट बहाल हुई और लेट बहाल होने के बाद वापस आने के बाद भी जो सर्विसेज वहां अवेलेबल थी वो थी 2G। इन हालातों के चलते इंटरनेट जो आज हमारा बेसिक राइट है, जो आज हमारे पास होता है, अगर नहीं होता तो हम बेचैन हो जाते हैं, उसके ना चलते कश्मीर की इंडस्ट्रीज को काफ़ी बड़ा धक्का लगा। IT इंडस्ट्री को भी इस वजह से काफ़ी बड़ा हिट लगा। वहीं अगर हम जॉब्स की बात करें तो इसी एजेंसी KCCI के आंकड़ों के हिसाब से करीबन 4 लाख नौकरियां गंवाई वहां के लोगों ने। वहीं अगर हम वहां के गवर्नर का बयान देखें तो धारा 370 के हटने के बाद उन्होंने बयान दिया था कि हम बहुत तेजी से नौकरियों को लाएंगे ताकि यूथ का ध्यान इससे हटे और वो तरक्की की तरफ आगे बढ़े। और उनका वादा था कि पिछले कुछ महीनों में ही हम 30 से 50,000 नौकरियां लाने जा रहे हैं। वो आई नहीं, लेकिन 4 लाख नौकरियां करीबन चली गई। अब दूसरे नंबर पे बात करेंगे मिलिटेंसी और आतंकवाद से जुड़े मामलों के बारे में। हम कंपेयर करेंगे 2019 1 जनवरी से लेकर 15 जुलाई
और 1 जनवरी 2020 से लेकर 15 जुलाई 2020 तक के आंकड़ों को और देखेंगे इन पैरामीटर्स पे मिलिटेंसी और आतंकवाद के आंकड़ों में क्या कुछ सुधार हुआ है। तो 2019 में 105 लड़कों ने मिलिटेंसी ज्वाइन करी, वहीं 2020 में 67 लड़कों ने। आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं की बात करें तो 2019 में 188 हुई, वहीं 2020 में 120। 2019 में 126 आतंकवादी मारे गए, वहीं 2020 में 136। ग्रेनेड अटैक्स की बात करें तो 2019 में 51 हुए थे, वहीं 2020 में 21 हुए। कितने सैनिक और सिविलियंस मारे गए ये देखा जाए तो 2019 में 75 सैनिक शहीद हुए, 75 सैनिक शहीद हुए और 23 सिविलियंस की जान गई। वहीं 2020 में 35 सैनिक शहीद हुए और 22 सिविलियंस की जान गई। आखिर में अगर हम आईईडी अटैक्स की बात करें तो ये 2019 में 6 अटैक हुए थे और 2020 में 1 अटैक हुआ। तो अगर आतंकवाद और मिलिटेंसी की बात करें तो काफी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन पाकिस्तान से टेररिस्ट का जो इन्फिल्ट्रेशन होता है वो अभी भी नहीं रुका और उसी तरीके से पाकिस्तान अपने आतंकवादियों को पैदा करके कश्मीर में भेज रहा है। तो तीसरे नंबर पे है मीडिया। अगर हम मीडिया की बात करें तो एक डेमोक्रेसी में मीडिया का रोल बहुत ही अहम होता है। हम अगर चाइना को देखें तो चाइना में मीडिया का रोल शायद बहुत ही लिमिटेड है। जो मीडिया वहां चलती है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड है, स्टेट के कहने पर उसके हिसाब से चलती है, वहां की सरकार के हिसाब से चलती है। लेकिन एक डेमोक्रेसी जैसे इंडिया एक डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। तो अगर हम कश्मीर को हमारा पार्ट मानते हैं और वो है हमारा पार्ट, जब हम ये कहते हैं तो वहां पे कम से कम मीडिया के पास डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जो वहां हो रहा है वो चीज दिखाने की, कई चीजों के खिलाफ बोलने की, क्योंकि अगर कुछ चीज गलत हो रही है तो मीडिया के थ्रू उस पर लाइट आती है और जब किसी चीज पर लाइट पड़ती है तो ही वो चीज ठीक हो पाती है। वैसे ही कश्मीर में जर्नलिज्म को प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल है। अगर आप वहाँ के मिलिटेंट्स के खिलाफ कुछ बोलते हो, वहाँ काम कर रहे टेररिस्ट के खिलाफ कुछ बोलते हो, तो आपको वहां से धमकी आती है, आपकी जान को खतरा बना रहता है। वहीं अगर आप पुलिस के खिलाफ कुछ बोलते हो, पुलिस ने कुछ करा और वो कुछ नेगेटिव था और उसकी आप रिपोर्टिंग करते हो, वहां भी आपको खतरा है, वहां आप पे केस दायर हो जाते हैं, आपको पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, आपसे अलग अलग तरह के सवाल पूछे जाते हैं, आपके न्यूज का सोर्स जानने की कोशिश की जाती है। वहीं 2 जून को सरकार एक न्यू मीडिया पॉलिसी लाई कश्मीर के लिए, जहां पे सरकार तय करेगी कि क्या अनएथिकल है, क्या फेक है और क्या एंटी नेशनल है। इसमें दिक्कत ये आती है कि एक बहुत ही थिन लाइन होती है एंटी नेशनल के बीच और एंटी गवर्नमेंट के बीच। कई बार जो एंटी गवर्नमेंट होता है उसको एंटी नेशनल बना दिया जाता है और कई बार जो फेक होता है या जो रियल होता है उसको फेक बना दिया जाता है। तो जब इस तरह के माहौल में आपको काम करना पड़ता है तो ये माहौल काफी मुश्किल हो जाता है। और वहीं कश्मीर में फॉरेन जर्नलिस्ट को काम करने की इजाजत भी नहीं है। अगर आप पत्रकार हैं और आप किसी विदेश किसी और देश से आते हैं, फिर वहां पे आप रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो आपको वहां रिपोर्टिंग करने की, वहां आपका काम करने की इजाजत नहीं है। साथ ही में एक और कानून है UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इस पे आतंकवाद जैसी धारा को आप किसी एक इंडिविजुअल पे लगा सकते हो। जैसे पहले आप किसी संगठन में होने चाहिए थे आतंकवादी साबित होने के लिए, UAPA के बाद से ऐसा नहीं है। तो UAPA किसी भी इंडिविजुअल पे भी लगा दी जाती है और उसका इस्तेमाल कई पत्रकारों पर भी हो रहा है। अगर पत्रकार कोई गिल्टी साबित होता है उसको 7 साल तक की सजा भी हो सकती है। ऐसे माहौल में इस तरह के कानून के साथ एक डर का माहौल बन जाता है और उस माहौल बनने के बाद पत्रकारों के लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी डर के मारे कई पत्रकारों ने अपना काम छोड़ दिया, अपना काम चेंज कर दिया। फिलहाल तो वहाँ काम करने के बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं, लेकिन फिर भी जो पत्रकार वहाँ काम कर रहे थे उनमें से कई पत्रकारों को अपना काम छोड़ना पड़ा। साथ ही में जो वहाँ काम कर रहे हैं वो काफ़ी डर से कर रहे हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि पत्रकार गलत रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। पत्रकार कुछ साइड चुन लेते हैं या उनकी कोई साइड होती है उस तरीके से भी रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन उसकी वजह से
कुछ की वजह से शिकंजा सब पे कसता है, और जब कसता है तो उसका गलत फायदा कई बार पुलिस वाले भी उठाते हैं, सरकार भी उठाती है, और एक अजीब सा माहौल बन जाता है। तो चौथे नंबर पे हम बात करेंगे पॉलिटिकल या डेमोक्रेटिक प्रोसेस के बारे में। डेमोक्रेसी में वोटिंग होती है, इलेक्शन होते हैं, जनता में से एक जनप्रतिनिधि चुन के जाता है जो हमारी जगह बात आगे रखता है, विकास कार्यों को आगे रखता है, विकास कार्य को आगे बढ़ाता है, जनता की दिक्कतों को रखता है और उनको सॉल्व करता है। हम उस प्रोसेस से अभी कश्मीर में बहुत दूर हैं। जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट करके 2 यूटीज बना दिया गया था, लद्दाख को बिना लेजिस्लेचर के और जम्मू कश्मीर को लेजिस्लेचर के साथ। लेकिन अभी हम वहां पे वोटिंग से जनप्रतिनिधि चुने जाने से बहुत दूर है। वहां पे अभी हम पॉलिटिकल प्रोसेस से काफी ज्यादा दूर है। हमें नहीं लगता कब वहां पे इलेक्शन होंगे, बहुत जल्दी होने चाहिए, लेकिन कब होंगे अभी साफ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहां के काफी सारे पॉलिटिशियन अभी तक हाउस अरेस्ट हैं। जैसे महबूबा मुफ्ती को अभी 3 महीने और के लिए डिटेन कर लिया गया है पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत, PSA के तहत उनको 3 महीने और अभी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। साथ ही में उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और सज्जान गनी लोन को अभी कुछ समय पहले ही रिहा करा गया है। इस डिटेंशन के या हाउस अरेस्ट के पक्ष में जो लोग कहते हैं, उनके पक्ष में जो लोग बोलते हैं, उनका ये कहना है कि ये लोग जो थे वो 370 के सपोर्ट में थे, और इसके सपोर्ट में ये इतना आगे बढ़ जाते थे कि देश के विरुद्ध कुछ भी बोलने को तैयार थे। जैसे कि महबूबा मुफ्ती ने थोड़े समय पहले बयान दिया था, थोड़े समय मतलब धारा 370 हटने के पहले बयान दिया था कि अगर धारा 370 कश्मीर से हटा ली गई तो पूरे कश्मीर में भारत का झंडा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। तो इस तरीके के अजीबोगरीब बयान कई पॉलिटिशियन ने वहां के दिए हैं भारत के खिलाफ। तो इसी वजह से वैली में अनरेस्ट ना हो जाए, पत्थरबाजी काफी बढ़ ना जाए या किसी और तरह की गतिविधियां ना होने लगे, इस वजह से काफी सारे नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। ये नंबर 500 से ज्यादा था, लेकिन उनमें से करीबन 300 लोगों को छोड़ दिया गया है और बाकी लोग अभी भी हाउस अरेस्ट हैं या फिर कहीं और जेल में है। तो ऐसी बातें घूम रही है कि कई नेताओं से कई पेपर डॉक्यूमेंट बॉन्ड साइन करवाए गए हैं कि वो धारा 370 के खिलाफ हटने के खिलाफ कुछ ना बोलें छूटने के बाद, और इसी शर्त पे उनको छोड़ा गया है। हाल ही में महबूबा मुफ्ती की बेटी ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनकी मदर के पास भी ऐसे ही पेपर आए थे और उन्होंने उसको फेंक दिया, और उन पर प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है और उनको एग्जाम्पल की तरह सेट करा जा रहा है कि अगर आप इधर फॉल इन लाइन और फॉल असाइड। तो इस तरह की बात चल रही है। अब जाहिर सी बात है कि सरकार भी कोशिश कर रही है जल्द से जल्द डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आगे बढ़ाने की, वैली में इलेक्शन करवाने की, और यही होना भी चाहिए। जल्द से जल्द वहां पे इलेक्शन होने चाहिए, लोग जनता अपना प्रतिनिधि चुनेगी, उनको आगे भेजेगी, वो अपनी दिक्कतें आगे रखेंगे, तभी विकास को प्रगति मिल सकती है, तेजी मिल सकती है, वरना विकास भी वहीं रुका रहेगा और जनता भी उसी 370 के अंदर उलझी रहेगी। उससे आगे बढ़ना चाहेगी तो भी नहीं बढ़ पाएगी। उसके लिए जरूरी है कि जल्द से जल्द वैली में इलेक्शन करवाए जाएं। तो अगर अब हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन के लिहाज से भी बच्चों का ये साल पूरा खराब ही रहा, वहाँ के स्टूडेंट्स का ये साल पूरा खराब ही रहा, और आने वाला साल भी खराब ही चल रहा है कोरोना की वजह से। तो अगस्त 2019 से जब वहाँ पे धारा 370 को हटा लिया गया, तभी से वहाँ 3 महीना जितना लॉकडाउन लग गया, कर्फ्यू तरह लग गया, स्कूल से लेकर सब कुछ बंद हो गया, बच्चे अपने स्कूल नहीं जा पाए, उनकी पढ़ाई नहीं कर पाए। उसके बाद भी जब वहाँ लॉकडाउन खुला तो कहीं तो स्टूडेंट्स स्कूल जाने से डर रहे थे और कहीं टीचर्स नहीं आ रही थी, कहीं तो स्कूल खुले ही नहीं। फिर आगे बढ़े और वहाँ पे सर्दियाँ चालू हो गई, जिसमें सर्दियों में कश्मीर में वैसे ही सब कुछ बंद रहता है। फिर समय आगे बढ़ा तो मार्च में कोरोना वायरस आ गया। कोरोना वायरस में जहाँ दुनिया के देश में बच्चे ऑनलाइन स्टडीज कर रहे थे, अपने एग्जाम भी ऑनलाइन दे रहे थे, वहीं कश्मीर में बच्चे घर बैठे थे, क्योंकि वहाँ ऑनलाइन ना वो एग्जाम दे सकते थे ना ऑनलाइन वो पढ़ाई कर सकते थे। वहाँ नेट ही नहीं है। जैसा अभी हमने आपको बताया कि वहाँ 2G सर्विसेज है और 2G में हम जूम खोल के पढ़ाई नहीं कर सकते जिस तरीके से पूरे देश में बच्चे कर रहे थे। इसके बाद अगर हम हेल्थ की बात करें
तो हेल्थ में भी बड़े और बच्चे, मतलब स्टूडेंट्स, यंग लोग और अडल्ट या बुजुर्ग लोग, सभी को एक तरीके मेंटल टॉर्चर से गुजरना पड़ रहा था। मतलब एक मेंटल स्टेबिलिटी नहीं थी, क्योंकि वहीं लोगों के बिजनेस खत्म होते जा रहे थे लॉकडाउन के चलते, बार बार कश्मीर बंद रहने की वजह से, और अब तो कोरोना वायरस की वजह से। तो ये साल जो रहा ये इतना खराब रहा कि वहाँ लोगों के बिजनेस स्टेबल नहीं थे, कईयों के बिजनेस बंद हो रहे थे। वहीं अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो उनके करियर का पूरा साल खराब हो रहा था, उनका करियर एक तरीके से खराब दिशा की तरफ जा रहा था और अब फिलहाल भी बंद है। तो उनको एक मेंटल टॉर्चर से गुजरना पड़ रहा है। वहीं जब लॉकडाउन लगा था धारा 370 के हटने के बाद, तो वहां से ये भी खबर आ रही थी कि जो डॉक्टर्स हैं अगर वो हॉस्पिटल जाना चाह रहे हैं, अब मरीजों का इलाज करने के लिए अपनी ड्यूटी करने जा रहे हैं, तो भी उनको रास्तों में रोका जा रहा है। कहीं पुलिस रोक रही है, कहीं मिलिट्री रोक रही है, अलग अलग कागजात मांगे जा रहे हैं, उनको साबित करना पड़ रहा है जगह जगह वो डॉक्टर है। तो और सही है, लेकिन इसका एक कायदा होना चाहिए, डॉक्टरों को दिक्कत ना है। क्योंकि कई इस तरह की भी झड़प आई कि डॉक्टर हाथापाई की गई, कई डॉक्टर्स को डिटेन भी कर लिया गया, इस तरह की न्यूज़ भी थी। तो इस तरह के हालात में काम करना, रहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आखिर में उन कदमों की भी बात कर लेते हैं जो सही दिशा की तरफ बढ़े, जो कश्मीर में कुछ बदलाव लाने की ताकत रखते हैं। जैसे कि वहाँ के 164 स्टेट लॉज को हटा दिया गया, 138 लॉज को मॉडिफाई कर दिया गया, जो वहाँ के स्टेट लॉज उनको मॉडिफाई कर दिया गया, और करीबन 170 सेंट्रल लॉज को वहाँ लागू करा गया जो पहले नहीं लगते थे। जैसे कि आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, तो ये आईपीसी वहाँ पे लागू ही नहीं था। पूरे देश में कानून व्यवस्था जिसके बेसिस पे चलती है वो जम्मू कश्मीर में नहीं था, उसकी जगह वहाँ आरपीसी था, रणबीर पीनल कोड। तो उसको हटा के, उसको खारिज करके वहाँ पे आईपीसी लाया गया। वहीं डोमिसाइल सर्टिफिकेट में भी चेंजेस करे गए। वहाँ के सैनिटाइजेशन वर्कर, ST/SC कैटेगरी में जो लोग आते हैं, और वो महिलाएं जिनकी शादी कश्मीर से बाहर हो जाती है या फिर नॉन कश्मीरी से हो जाती है, और वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए रेफ्यूजी, उन सबको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलेगा, जिससे उनको वहाँ की सरकारी नौकरियाँ जो पहले नहीं मिल पाती थी उसमें भी एंट्री मिलेगी। अब वो सर्टिफिकेट दे के, उस सर्टिफिकेट दिखा के सरकारी नौकरी ले सकते हैं। तो इस तरह के अलग अलग कदम उठाए गए, कानून में बदलाव हुए, जो एक सही दिशा की तरफ ले जा सकते हैं कश्मीर को एज अ स्टेट और नाउ एज अ यूटी। तो अब आखिर में आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके क्या व्यूज़ हैं धारा 370 के हटने के ऊपर, और ये एक साल कैसा निकला उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरा इस पे ओपिनियन है कि धारा 370 को हटना ही चाहिए था, लेकिन जो सरकार को, जो भारत की सरकार को कश्मीर के लोगों के साथ जो कनेक्शन बनाना चाहिए था वो और अच्छे से होना चाहिए था, और अभी भी होना चाहिए। साथ ही में वहाँ के जो बिजनेसेस में जो तकलीफ आ रही है, वहाँ की सरकार, हमारी सरकार को वहाँ से बात करनी चाहिए, वहाँ के लोगों से, वहाँ जो इंडस्ट्रीज है उनसे बात करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए कि उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। साथ ही में बहुत ज़रूरी है कि 4G सर्विसेज को रीस्टोर करा जाए, वहाँ पे 4G सर्विसेज को चालू करा जाए। 2G से कश्मीर पीछे आएगा, आगे नहीं जाएगा। आज दुनिया इंटरनेट के सहारे चल रही है, दुनिया का सारा काम, बिजनेसेस इंटरनेट के थ्रू हो रहे हैं, और ऐसे समय पर वहाँ के लोगों के पास 4G नहीं है, बिजनेसेस नहीं है, एंटरटेनमेंट नहीं है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 4G को चालू करना, वहाँ के बिजनेसेस की दिक्कत ख़त्म करना, और वहाँ की सरकार से हमारी सरकार को वहाँ के लोगों से ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्ट बनाना। अगर हमारा कनेक्ट नहीं होगा, सिर्फ बंदूक के जोर पे हम किसी स्टेट को नहीं पा सकते। जो हमारा है, वहाँ के लोग जो शायद गुस्सा हैं, उनको अगर हमको हमारे पास लाना है तो हमें उनसे कनेक्ट करना ही पड़ेगा। जो आतंकवादी हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, उनसे तो हम बंदूक के दम पे लड़ लेंगे या किसी और दम पे लड़ लेंगे, लेकिन जो आम जनता है, जो शायद जुड़ना चाहती है और नहीं भी जुड़ना चाहती, जो अपना काम कर रही है, बिजनेस में है, नौकरियों में है, उनसे हमें कनेक्ट बनाना ही चाहिए। साथ ही में जल्द से जल्द इलेक्शन भी हो, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को जल्द से जल्द चालू करा जाए। ये एक मेन चीज़ है डेमोक्रेसी की, और
सरकार इस पे काम कर रही होगी, लेकिन तेजी के साथ जल्द से जल्द वहाँ इलेक्शन होने ही चाहिए। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।